दोस्तों, क्या यूरोपीय यूनियन भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस भारत के साथ यूरोप बड़े बड़े व्यापारिक समझौते करने की बात कर रहा था, उसी भारत की कुछ कंपनियों पर अब प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ रूस से जुड़े व्यापार का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे विवाद को आसान भाषा में समझेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों में दुनिया की राजनीति और व्यापारिक समीकरण तेजी से बदले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर लगातार कई प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसके सैन्य ढांचे पर दबाव बनाना बताया गया। लेकिन अब यह मामला सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रह गया है। यूरोपीय यूनियन ने संकेत दिए हैं कि वह कुछ ऐसी विदेशी कंपनियों पर भी कार्रवाई करना चाहता है जिनके बारे में उसका मानना है कि वह किसी न किसी रूप से रूस के औद्योगिक या सैन्य तंत्र से जुड़ी हुई है। इसी कड़ी में भारत का नाम भी सामने आया है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ अपना नया प्रतिबंध पैकेज प्रस्तावित किया है। इस पैकेज में दुनिया के कई देशों की कंपनियों को निशाना बनाया जाने की बात कही गई है। इनमें चीन, तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूएई और भारत जैसे देशों की कुछ कंपनियां शामिल हो सकती है। हालांकि अभी तक यूरोपीय यूनियन ने उन कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि करीब 50 कंपनियों को इस नए प्रतिबंध पैकेज के तहत लाया जा सकता है। यही वजह है कि इस खबर ने भारत समेत कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब सवाल है कि आखिर ये प्रतिबंध होंगे क्यों? अगर किसी भारतीय कंपनी को इस सूची में शामिल किया जाता है तो उस कंपनी के खिलाफ यूरोप से कुछ खास तकनीक, मशीनरी या उपकरण खरीदना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा यूरोप के साथ उसका व्यापार भी प्रभावित हो सकता है, यानी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि उसका उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। ईयू का दावा है कि कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी तकनीकों या सामान की सप्लाई चेन का हिस्सा हैं जिनका इस्तेमाल रूस कर सकता है। इसी वजह से अब उन कंपनियों पर भी नजर रखी जा रही है जो सीधे रूस में मौजूद नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में उससे व्यापारिक संबंध रखती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक ऐसा पहलू भी है जिस पर काफी चर्चा हो रही है। कई विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि यूरोपीय यूनियन का ये रुख कुछ हद तक विरोधाभासी दिखाई देता है। वजह यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी यूरोप पूरी तरह रूस से आर्थिक रूप से अलग नहीं हो पाया। अगर हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो रूस की गैस और एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक हिस्सा अब भी यूरोपीय बाजारों तक पहुंचता रहा है। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि यूरोप ने रूस से ऊर्जा खरीद को पूरी तरह तुरंत बंद नहीं किया, क्योंकि इससे उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर बड़ा असर पड़ सकता था। यही कारण है कि अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब यूरोप अपनी जरूरतों के लिए रूस से जुड़े व्यापारिक रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है तो फिर दूसरे देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या है? हालांकि यूरोपीय यूनियन का कहना है कि उसका लक्ष्य केवल उन गतिविधियों को रोकना है जो रूस की सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सकती है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत शुरू से ही इस पूरे मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाता आया है। भारत ने कई बार स्पष्ट किया है कि वह अपनी विदेश नीति और व्यापारिक फैसले अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर तय करता है। भारत का यह भी कहना रहा है कि किसी एक देश या समूह द्वारा लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों को वह स्वयं स्वीकार नहीं करता। भारत का आधिकारिक रुख यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही प्रतिबंध सबसे ज्यादा वैध माने जाते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी प्राप्त हो। यही कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने रूस के साथ अपने ऊर्जा और व्यापारिक संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं किए। दरअसल भारत की प्राथमिकता हमेशा अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना रही है। रूस लंबे समय से भारत का महत्वपूर्ण रक्षा और ऊर्जा साझेदार रहा है, इसीलिए भारत ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। इस बीच भारत के पूर्व विदेश सचिव सिब्बल ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यदि भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो भारत को भी अपने हितों की रक्षा के लिए उचित विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हालांकि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और इसे भारत सरकार की आधिकारिक नीति नहीं माना जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल ये पूरा मामला शुरुआती चरण में है। अभी कंपनियों की सूची सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही प्रतिबंध पूरी तरह लागू हुए हैं। आने वाले समय में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच इस विषय पर बातचीत भी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों पक्ष रक्षा,
तकनीक, निवेश, हरित ऊर्जा और वैश्विक राजनीति जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी विवाद का असर दोनों पक्षों के व्यापक संबंधों पर पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि यूरोपीय यूनियन आगे क्या कदम उठाता है और भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या ये मामला केवल कुछ कंपनियों तक सीमित रहेगा या फिर ये भारत यूरोप संबंधों में नई चुनौतियां पैदा करेगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या यूरोपीय यूनियन का ये कदम उचित है या फिर इसमें दोहरे मानदंड दिखाई देते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।